हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, इनको स्केलर के एडिशन और स्केलर सब्ट्रैक्शन से थोड़ा हटके होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू वेक्टर्स आर एडेड, दो वेक्टर्स के ऐड करने का क्या टेक्निक है और उनको सब्ट्रैक्ट करने का क्या पर्टिकुलर लॉ फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे वेक्टर एडिशन को समझने की कोशिश करें कि वेक्टर एडिशन मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एक पत्थर रखा हुआ है, बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है जमीन पे। ठीक है, अब इस पत्थर को खींचने के लिए मान लीजिए मैं इस तरह से एक रस्सी इसमें बांध के ऐसे खींच रहा हूं F1 फोर्स से। ठीक है, मैं इसको F1 फोर्स से पुल कर रहा हूं। इसी तरह से मान लो कोई दूसरा बच्चा है, वो भी आ गया और वो भी इस तरह से रस्सी से बांध के वो F2 फोर्स से यहां पर इसी साइड में पुल करने लगा। तो एक पत्थर को हमने रस्सी बांधी, मैं भी उसी डायरेक्शन में खींच रहा हूं, दूसरा बच्चा भी उसी डायरेक्शन में खींच रहा है, तो दोनों जन एक ही डायरेक्शन में खींचने की वजह से यहां पे जो रिजल्टेंट इस पत्थर के ऊपर फोर्स लगेगा वो लग जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, अब मान लीजिए इन केस ये जो बच्चा है ना, मान लीजिए मैं तो इधर पुल कर रहा हूं, सपोज मैं पुल कर रहा हूं इधर F1 फोर्स से, और दूसरा इधर F2 फोर्स से पुल कर रहा है। अब F1 और F2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है। तो ऐसे रिजल्ट क्या होगा? क्या ये ब्लॉक कहीं जाएगा? क्या ये पत्थर कहीं डिस्प्लेस हो पाएगा? हाँ, अगर जैसे मान लीजिए F1 बड़ा है तो F1 की तरफ चला जाएगा, F2 बड़ा है तो F2 की तरफ चला जाएगा, और अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो पत्थर वहीं का वहीं बैठा रहेगा। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन जीरो हो जाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन जीरो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन यहां पर जीरो हो जाएगा। स्केलर एडिशन करेंगे तो F1 प्लस F2 आ जाएगा। राइट, अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं इस पत्थर को इधर खींच रहा हूं F1 फोर्स से, और दूसरे पत्थर को दूसरा बच्चा इधर खींच रहा है F2 फोर्स से। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल है थीटा। तो अब हमें पता है ना तो ये पत्थर F1 की तरफ जाएगा, ना ये पत्थर F2 की तरफ जाएगा। अगर ये कहीं जाएगा तो इन दोनों के बीच में कहीं पे जाएगा। तो वही जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, वो कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, जहां पर दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री या 30 डिग्री या वॉट एवर। राइट, तो इसको हम कहेंगे नेट रिजल्टेंट फोर्स। अगर यहां पर रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आता है एफ नेट, ठीक है, एफ नेट यहां पे आ जाएगा। समझ आ गया एफ नेट? तो हम यहां पर देखेंगे कि क्या रूल्स हैं रेगुलेशंस फॉलो करके हम नेट रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको लॉ कहते हैं। ये लॉ है, लॉ मतलब इसका रिजल्ट हम डिराइव करेंगे और फिर इसके बाद इसको हमें याद कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट हमें बताना है। सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर, सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को की टेल से टेल हमें जोड़ लेनी है। सबसे पहले हमें दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जोड़नी है। क्या करना है? ज्वाइन टेल टू टेल। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, सपोज ये है ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दोनों की हमने टेल से टेल जोड़ ली। ठीक है, दोनों की टेल से टेल जोड़ ली। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ, कंसीडर टू वेक्टर्स, draw a vector and b vector with their tails joined end to end with their tails joined। ठीक है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर a है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर b है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b। अब हमें क्या करना है? इस वेक्टर के बराबर हमें एक लाइन बनाना है और इसके साथ अटैच कर देना है, और दूसरी लाइन इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर बनानी है और इसको इधर अटैच कर देना है। तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये बन गया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज
दिस पर्टिकुलर डायगोनल, ये जो डायगोनल है ना, ये हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन, एडिशन, नेट रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ होगा। कोई कहेगा सर क्यों होगा? अब बस देखो, कुछ ना कुछ लॉ होते हैं, कुछ हमें मान लेना चाहिए कि ये होता है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे ये सब डिराइव किया होगा। ठीक है, लॉ का मतलब है कि फोर्स इक्वल टू Gm1m2/r²। अब ये ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब न्यूटन ने इस पे बहुत सारी रिसर्च करके ये लॉ बनाया, तो अब हम सभी लोग उस लॉ को पढ़ते हैं। सिमिलरली हमें भी यहाँ पर इस वेक्टर लॉ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है कि आपको ये जो है वेक्टर बनाना है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये जो वेक्टर है ना, ये बन जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन। तो अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, आवर एम इज टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे एक लाइन को थोड़ा सा, इस वेक्टर की लाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। विल ड्रॉप वन परपेंडिकुलर हियर। ओके, देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब स्केलिन ट्रायंगल टाइप का है, जिसमें ना तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो, कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रिंसिपल्स मुझे आते हैं, मैं उन प्रिंसिपल्स के टर्म्स में कुछ डेरिवेशन करूं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से एक इसको स्ट्रेच कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, इसको नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं, इसका नाम डी दे देता हूं। ठीक है, अब जैसे ये जो एडी लाइन है, एडी लाइन का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इस लाइन का भी मैग्नीट्यूड बी होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो अब आप देखो AC क्या हो जाएगा, व्हाट इज AC एंड व्हाट इज CD। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो आप, इन ट्राइंगल ADC या इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B। देखो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू B cos थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी DC या CD अपॉन हाइपोटेन्यूज B। देयरफॉर CD की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, B साइन थीटा के बराबर। CD की वैल्यू B साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा और ये हो जाएगा B cos थीटा। B साइन थीटा, B cos थीटा। ओके, B साइन थीटा एंड B cos थीटा। समझ आ गया, ये B साइन थीटा हो गया और ये B cos थीटा हो गया। इतना क्लियर है मैं। ठीक है, और याद रखो एक ट्राइंगल अगर इस तरह का हो ना, देखो इस तरह का अगर कोई ट्राइंगल हो ना, तो ये अगर कुछ A है, तो ये जो बेस होता है ना, बेस हमेशा cos थीटा होता है, A cos थीटा। थीटा के साथ जो बन रहा है ना वो A cos थीटा होता है, और ये जो थीटा के सामने चीज है वो होता है A sin थीटा। A cos थीटा, A sin थीटा, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, A cos थीटा एंड A sin थीटा। ओके, अब आप ट्राइंगल कंसीडर करो, कौन सा, कंसीडर ट्राइंगल OCD राइट एंगल ट्राइंगल। तो OCD ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, जो कि है A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर होगा A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस कौन सा, B साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखो ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया प्लस 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है,
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा बन गया रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस इस डायगोनल की जो लेंथ होगी पैरेललोग्राम की, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद इसी पैरेललोग्राम लॉ से इंस्पायर्ड है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अभी हमने क्या किया है, हमने दो वेक्टर्स कंसिडर किए हैं, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमने ये बना लिया, और दूसरा वेक्टर ये था हमारे पास। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन हमने कैसे किया था, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। ठीक है, कैसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था, इसके पैरेलल इधर और दूसरा इसके पैरेलल हमने ऐसे लाइन की, और हमने कहा कि भैया हमारा जो रिजल्टेंट है वो ये है, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल लॉ में क्या करना होता है, व्हाट हैपेंस इन ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ में बड़ा सी सिंपल सा है, आपको सिर्फ ना ये वाला ट्राइंगल देखना है। कौन सा, आप ये देखो, ये और ये ट्राइंगल देखो, इसमें क्या करना है कि ये जो वेक्टर यहां बनाया ना अपन ने, यहां ड्रॉ नहीं करना है, आप इसको देखो, इसको आप ऐसे ड्रॉ करो कि एक वेक्टर तो आप ये बना लो, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये बना लो, और इसकी टेल और इसके हेड को जोड़ दो, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ये बस ट्राइंगल लॉ हो गया, है ना। मतलब यहां पे आपको वेक्टर्स को कैसे रखना है, ये ए वेक्टर हो गया और दूसरे वेक्टर को आपको ऐसे रखना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ऐसे हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज अवर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी। ठीक है, तो ये वही चीज है। ठीक है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ो, वो सेम चीज है। तो मैं जनरली इसको फॉलो नहीं करता हूँ, बहुत कम फॉलो करता हूँ, मेनली हमारे लिए रिजल्ट है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो सेम चीज है। चलिए अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर यहाँ पे थीटा 0 है, इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है, सो दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सीधा सीधा आंसर आ गया, ए प्लस बी, मॉड लगा दो ए प्लस बी। मतलब इसमें सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, वो अपन ने लिया था ना अभी कि एक पत्थर पे दोनों जन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक इधर लगा रहा है, दूसरा इधर लगा रहा है फोर्स, ये दो लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री का। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सीधा सीधा एड अप हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
ठीक है, सीधा सीधा एड अप हो जाएगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। दूसरा केस है कि थीटा अगर 90 डिग्री है, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामने जो पैरेललोग्राम बनेगा ना वो एक ट्रायंगल, मतलब वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जो पैरेललोग्राम आप बनाओगे इट विल बिकम ए रेक्टेंगल। तो और रिजल्टेंट इसका एक डायगोनल हो जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल 90 डिग्री और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के फॉर्मूले से निकालोगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होता है भाई, cos 90 डिग्री तो जीरो होता है, cos 90 डिग्री जीरो, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, ये ए है ये बी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ओके, समझ आ गया। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, थीटा अगर 180 डिग्री है, थीटा अगर 180 डिग्री है तो देखो ड्राइंग अगर बनाए अपन लोग तो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ओके, ये दो वेक्टर हो गए। तो ये जो थीटा है ये 180 डिग्री, ये वही केस है जब दोनों बच्चे एक दूसरे से ऑपोजिट पत्थर को पुल कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर जो है ये ए है ये बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो क्लियर कट मुझे दिखाई दे रहा है, वो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ए में से बी को घटा देना है और फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है भाई, cos 180 डिग्री होता है, cos 180 डिग्री होता है -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ऑफ 2ab। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा सीधा सीधा मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। मॉड मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ओके। थीटा इज इक्वल टू वन 180 डिग्री का केस हो गया ये। 120 डिग्री, अच्छा ये बड़ा स्पेशल केस है देखो। तो 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ये तो हो गया, ठीक है। 0 डिग्री पे दोनों वेक्टर एक ही साइड है, 180 डिग्री पे ऑपोजिट हो गया, 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई जगह आएगा, आपके ग्रेविटेशन में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, और भी जगह आएगा इस तरह के सवाल। ये बोल रहा है कि थीटा अगर 120 डिग्री है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा अगर 120 डिग्री है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है, तो जैसे ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मुझे बराबर रखना है, ठीक है। तो ये आई थिंक बराबर हो गया। अब इनका रिजल्टेंट मुझे ड्रॉ करना है, तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या टेक्निक है भाई, रिजल्टेंट ड्रॉ करने की टेक्निक है कि आप पहले क्या बनाओ, इसका पैरेललोग्राम फिनिश करो। ओके, ये पैरेललोग्राम बना लिया अपन ने। अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो रिजल्टेंट होता है वो यहां से शुरू होता है और इसके यहाँ पे खत्म होता है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर वेक्टर। ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और cos यहाँ पे थीटा है 180 डिग्री, तो सॉरी 120 डिग्री है, तो cos 120 कितना होता है, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, माइनस हाफ, याद कर लो ये, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो cos 90 प्लस 30 डिग्री करके। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर
ठीक है, और ए और बी दोनों बराबर है ना, तो बी को भी मैं ए लिख देता हूं, +2 ए इंटू ए स्क्वायर, और कॉस ये हो जाएगा -½ ठीक है, ये हो जाएगा -½ तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा √(a² + a² - a²। ठीक है, तो यहाँ से a² कट गया, ये √(a² आ गया, और यहाँ पे रिजल्टेंट का रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है a के बराबर। यानी कि अगर ये a है, ये भी a है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड a होगा। यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है अगर थीटा आपका 120 डिग्री है। इफ थीटा इज 120 डिग्री देन द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि ए और बी दोनों बराबर हैं और थीटा 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। देखो 60 डिग्री पे आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये दोनों बराबर है ना, तो ऐसे रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। ओके, समझ आ गया ये वाला केस। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें बोला कि दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन ईच, दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 न्यूटन है, आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मास इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 60 डिग्री। तो 5 न्यूटन का एक इधर 5 न्यूटन, एक इधर 5 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें बनाना है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, राइट। रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो ये ए है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर 5-5 न्यूटन का है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 5 है, और थीटा हो गया 60 डिग्री का। तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री, 2ab cos 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 होता है हाफ, तो हो जाएगा √5² + 5² + 2 × 5 × 5 × cos 60 इज हाफ, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया √3 × 5² और दिस इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन। 5√3 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। तो 5√3 है क्या कहीं पे? तो 5√3 आई थिंक 8.6 होना चाहिए, 5 × 1.732। ठीक है, तो 8.6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये जो वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, 60 डिग्री एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट होगा 8.6 न्यूटन, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, अच्छा देखो ये एंगल भी अपन बता सकते हैं। ये जो एंगल है ना, अगर हम इस एंगल की बात करें, कौन सा एंगल? ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल अल्फा। अगर हमसे पूछे कि ये एंगल कितना है, तो ये अल्फा बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम? इस ट्राइंगल में हम tan अल्फा को लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज b sin थीटा अपॉन बेस कितना है? a + b cos थीटा, a + b cos थीटा। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a + b cos थीटा। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल या विथ ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज टू फोर्सेस न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास 5-5 न्यूटन का फोर्स, देखो एक फोर्स वेक्टर तो इधर एक्ट हो रहा है, एक 5 न्यूटन का इधर एक्ट हो रहा है, और दूसरा 5 न्यूटन का इधर एक्ट हो रहा है। ओके, एंगल कितना इन दोनों के बीच में? ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो लेकिन ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं कहलाएगा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए आपको इन दोनों की टेल से टेल जोड़नी होगी। तो पैरेलल शिफ्टिंग करके आप टेल से टेल जोड़ दो। तो इसके अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूं इधर ऐसे, तो अब ये टेल से टेल जुड़ गई, और ये जो वेक्टर है, ये जो एंगल है, ये एंगल होगा दोनों के बीच में। तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा 120, ये होगा 120 डिग्री, राइट। ये पहले इधर था, तो मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसकी इनिशियल पोजीशन। तो ये एंगल 60 है, तो ये 120 होगा। तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, वो इस तरह से बन जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकता हूँ, केस 4 वाला याद है। केस 4 वाला रिजल्ट क्या था कि अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और थीटा इज 120 डिग्री, देन द रिजल्टेंट उसी के बराबर होता है, मतलब हमारा जो रिजल्टेंट है वो 5 ही होगा। ठीक है, अब मान लो किसी के दिमाग में हिट नहीं किया तो वो फॉर्मूला भी लगा सकता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 इज हाफ माइनस हाफ, सॉरी cos 120 इज माइनस हाफ, cos 60 हाफ होता है, तो माइनस हाफ, तो ये 2 कट गया, 5 स्क्वायर कट जाएगा और 5 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। 5 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि कौन सा पेयर कभी 2 न्यूटन का फोर्स नहीं देगा। ओके तो पहले एक ही बात करते हैं 2 न्यूटन और 2 न्यूटन की। तो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के दो वेक्टर्स हैं आपके पास, क्या आपको रिजल्टेंट इन दोनों का 2 न्यूटन मिल सकता है किसी एंगल थीटा पे? थीटा आपकी मन मर्जी, जो आपको करना हो थीटा रखो। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन एक इधर और 2 न्यूटन एक इधर, इन दोनों को अगर हम 120 डिग्री पे अगर हम लगाते हैं, अगर हम इन दोनों को 120 डिग्री पर लगाते हैं तो रिजल्टेंट हमारा 2 न्यूटन ही आता है। तो यहाँ पे हमें 2 न्यूटन का मिल जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। फॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री यहाँ पे हमें रिजल्टेंट 2 न्यूटन का मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, क्या 1 न्यूटन और 1 न्यूटन को आप ऐसे लगा सकते हो कि रिजल्टेंट आपको 2 न्यूटन मिले? बिल्कुल लगा सकते हैं। यहां पर अगर मैं थीटा को 1 न्यूटन इधर और 1 न्यूटन इधर, मतलब थीटा को अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। इसके बाद 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, क्या हम इसको ऐसे लगा सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट 2 न्यूटन आ जाए? तो ये भी बहुत आसान है। यहां पे अगर आप एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर है ना और एक 1 न्यूटन का फोर्स इधर, इस तरह से आप लगा दो 3 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर। थीटा कितना रखना है इसमें? 180 डिग्री। तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो आपको 2 न्यूटन का मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में रिजल्टेंट आपको 2 न्यूटन का मिल जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में बोला 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। अब 1 न्यूटन और 4 न्यूटन में देखो मिनिमम मैग्नीट्यूड आपको कम मिलेगा, कम से कम मैग्नीट्यूड मिलेगा 180 डिग्री पे, क्योंकि उसमें क्या एंटी होते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होने, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो मिनिमम होता है, उस केस में जो रिजल्टेंट है वो आपका मिनिमम होगा। ठीक है, और मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एड अप हो रहे हैं, दोनों वेक्टर्स का समेशन जो है रिजल्टेंट आ रहा हो, दोनों एक ही थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हो रहा हो। तो इस केस में मैक्सिमम की बात करें अगर, तो मैक्सिमम मुझे 4 न्यूटन और 1 न्यूटन का मिलेगा जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, आर मैक्स यहाँ पे 5 न्यूटन हो जाएगा। और 4 न्यूटन और 1 न्यूटन अगर ऑपोजिट लगेगी, 4 न्यूटन इधर और 1 न्यूटन इधर, तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो थीटा अगर 180 डिग्री का हो गया तो मिनिमम आपको रिजल्टेंट यहाँ पे 3 मिलेगा। यानी यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 5 न्यूटन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 न्यूटन। 5 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, 5 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो ये एक ऐसा केस बन रहा है जहां पर रिजल्टेंट आपको कभी 2 नहीं मिल सकता है, 3 या उससे बड़ा या 5 या उससे छोटा। ठीक है, 3 और 5 के बीच में ये वेरी करेगा। तो ये एक ऐसा पेयर है जहां पे आपको रिजल्टेंट 2 नहीं मिलेगा, जहां पे आपको रिजल्टेंट 2 नहीं मिल सकता है। तो अलग अलग केस में आपको सोचना है। ठीक है, आपको दिमाग को बिल्कुल एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, तो 3 वेक्टर्स का एडिशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ये बोल रहा है कि कौन सा रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, ये 3 वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। तो अभी तक तो हमने 2 का ही सीखा, तो कोई बात नहीं। तो 10 न्यूटन मान लो एक इधर बना लो आप, ठीक है, 10 न्यूटन इधर बना लो, एक 10 न्यूटन इधर बना लो 120 डिग्री पे। ठीक है, ये 10 न्यूटन
ये 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट हमारा इधर आएगा 10 न्यूटन का 120 डिग्री पे, एंगल होगा 120 डिग्री पे। अब मैं अगर नया रिजल्टेंट, अब मैं अगर एक तीसरा 10 न्यूटन का बच रहा है मैं, ठीक है, ये वाला 10 न्यूटन तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इस तीसरे 10 न्यूटन को अगर मैं इधर रख देता हूं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, तीसरा 10 न्यूटन का, तो ये देखो ये रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ने इस तीसरे को काट दिया, तो ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रिजल्टेंट हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करके 0 आ जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में हमें रिजल्टेंट 0 मिल सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन बी। बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन में हमारे पास है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन। ठीक है, 10 10 20 व्हाटएवर। तो यहां पर अगर 20 न्यूटन का फोर्स हम एक तरफ लगाएं, 20 न्यूटन का फोर्स अगर हम एक तरफ लगाएं और दूसरी तरफ हम 10 10 न्यूटन के दो लगा दें, 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो अब आप देखो 10 और 10 मिलके कितने हो गए, 20, और 20 इधर है, तो 20 इधर और 20 इधर, रिजल्टेंट 0 गया, रिजल्टेंट हो गया ना, रिजल्टेंट इसका 0 हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट इसका 0 हो गया। तीसरा देखो आप, तीसरे में बोल रहा है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, तो इस सिनेरियो में आपको 0 कैसे मिल सकता है, सोचो जरा, हाउ कैन यू गेट द 0 रिजल्टेंट ओवर हियर। तो यहां पे 0 रिजल्टेंट के लिए आपको एक तरफ 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, दूसरी तरफ 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाए, 10 और 20 का हो जाएगा 30। अब इसके अगेंस्ट हम किसको लगा देते हैं, 30 को, तो देखो रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया 0। ठीक है, रिजल्टेंट इस केस में भी आपको 0 मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप देखो 10 20 और 40, आप छोटे छोटे लोगों को जोड़ दो, 10 इधर और 20 इधर, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, 30 हो रहा है। इन दोनों ने पूरी हिम्मत लगा ली एक तरफ, टोटल मिला के 30 ही हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखो कितना 40 है, तो अगर ये टोटली अगर इसके अगेंस्ट जाए तब भी इससे बड़ा है, तब भी आपको रिजल्टेंट तो -10 यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। तो डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको रिजल्टेंट 0 नहीं मिल सकता है। ठीक है, जहां पर आपको रिजल्टेंट 0 नहीं मिल पाएगा। ओके, तो इस तरह से अलग अलग केसेस में हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके अब ये आप ट्राई करो फटाफट, विच ऑफ द वेक्टर सम ऑफ 5 and 4 कैन नॉट बी, 5 और 4 का जो रिजल्टेंट वेक्टर सम है वो कौन सा नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी। कैन नॉट बी, 5 और 4 का रिजल्टेंट कैन नॉट बी। तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू a प्लस बी होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी होता है, राइट। a प्लस बी से छोटा होगा और a माइनस बी से बड़ा होगा। ठीक है, रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होता है वो थीटा इक्वल टू, मैक्सिमम रिजल्टेंट इज फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी, एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस में जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो a माइनस बी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम होगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 न्यूटन, और जो मिनिमम होगा वो होगा 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू 9 न्यूटन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 न्यूटन होगा। तो अब ऐसी कोई वैल्यू है जो कि 9 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो, तो यहाँ पे मुझे ए ऑप्शन में ही 10 न्यूटन दिख रहा है जो 9 से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है, 1 और 9 के बीच में, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा कि ये आपको रिजल्टेंट इन दो से तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपको किसी और वेक्टर की भी मदद लेनी पड़ेगी। 5 वेक्टर्स, देखो यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से, कि अगर आपके पास कुछ सिमेट्रिक वेक्टर्स है ना, जैसे मान लो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, जैसे दो वेक्टर मैं ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है, दोनों के बीच में एंगल है पाई, तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा।
रिजल्टेंट क्या होगा, 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। सिमिलरली अगर 3 वेक्टर्स आप ले लो, ठीक है, एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, एक वेक्टर का रिजल्टेंट इधर ले लो, और एक इधर ले लो, सॉरी, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 करो पहले, ठीक है, 120 होना चाहिए इनके बीच में एंगल। तीसरा वेक्टर, इसको पहले ऐसे जोड़ दो, तीसरा इधर है, ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, ये भी ए मैग्नीट्यूड का है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। तो इसका भी जो रिजल्टेंट होगा ना वो 0 होगा, रिजल्टेंट इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका ए और इसका ए, तो रिजल्टेंट इसका ए इधर आएगा, तो और ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। केस 4 याद है, स्पेशल केस। तो 2 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के 180 डिग्री, 3 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के और 120 120 120 डिग्री, रिजल्टेंट 0। अब अगर 4 ले लेते हैं, तो एक इधर, एक इधर, बराबर एंगल पे है ना, 90 90 90 पे, एक इधर एक इधर। तो अब इसमें देखो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसको कट करेगा, ये इसको कट करेगा, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर 5 ले लें हम, तो 5, जैसे एक इधर 72 डिग्री, 2 3 4 और 5, है ना, 360 डिवाइडेड बाई 5 कर लो, 72 डिग्री मिलेगा आपको। तो इस केस में भी जो रिजल्टेंट है ना, 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री 72 डिग्री और ये 72 डिग्री, ये 360 डिवाइडेड बाई 5 72 ही होगा ना, हाँ 72 डिग्री। तो इसका भी रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, इसका भी रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। मतलब अगर सिमेट्रिक तरीके से चारों तरफ से खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि रिजल्टेंट 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, 5 इक्वल फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट एंड ऑल आर लाइंग इन वन प्लेन। एक ही प्लेन में होने चाहिए। इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, देखो एंगल भी बराबर बोल दिया, देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी डेफिनेटली 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 5 हो 6 हो 7 हो, अगर सिमेट्रिक तरीके से एक्ट हो रहे हैं तो फिर रिजल्टेंट उसका 0 होना पक्का है। ओके, नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3a एंड a, 3a और a का रिजल्टेंट √13a है। तो हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड √13a है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2a इंटू 3a cos थीटा। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो 13a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर cos थीटा, और यहां से cos थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा, आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, है ना। इसका तो अपन लोग कर भी चुके हैं डेरिवेशन वगैरह। एक लाइन इधर बनाएंगे इसके पैरेलल और इसके बराबर, एक लाइन इधर बनाएंगे इसके पैरेलल और इसके बराबर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो यहां से यहां बनेगा। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर केस में आप बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं ए वेक्टर को बड़ा कर दूं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में बढ़ा देता हूं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड में बढ़ा देता हूं, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बढ़ा दिया, तो जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट है, आप रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट किधर जाएगा, है ना, व्हाट विल हैपन टू रिजल्टेंट वेक्टर,
जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरह से चला जाएगा। देखो ये पहले यहां पे था, अभी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको ध्यान से देखो, ये यहां आ जाएगा ऐसे, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट ना उसकी तरफ झुकता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है रिजल्टेंट उसकी तरफ जाएगा। अगर यहीं पे मैं बी वेक्टर को लंबा कर दूं तो ये रिजल्टेंट उधर बी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो पत्थर वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, पत्थर रखा हुआ है, दो जन खींच रहे हैं, तो जो अगर कोई बंदा बहुत हैवी फोर्स से खींच रहा है, वो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उसकी तरफ आएगा, मतलब हल्का सा उसकी तरफ थोड़ा सा बायस्ड होगा। क्यों बायस्ड होगा? क्योंकि उसका फोर्स भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये मैं कुछ रैंडम बना रहा हूं, आप इसके रिजल्टेंट बनाओ। चलो इसमें रिजल्टेंट बनाओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाओ। ठीक है, प्लीज ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हियर। ड्रॉ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लीज ड्रॉ। तो हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम, एक इसके पैरेलल लाइन बनाओ और एक इसके पैरेलल लाइन बनाओ। ठीक है, अब मैं बिल्कुल रफ हैंड से बना रहा हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग। तो इसके पैरेलल इधर बनेगी, इसके पैरेलल इधर बनेगी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इधर बन जाएगा, ये आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब जैसे मान लो कोई एक वेक्टर इधर है और कोई एक वेक्टर इधर है, अब इसका रिजल्टेंट बनाइए। प्लीज ड्रॉ द रिजल्टेंट इन योर नोटबुक। ठीक है, ईमानदारी से बनाना है और वाकई में बनाना है। प्लीज ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है आपको, और इसके पैरेलल एक ऐसी लाइन बनाओ और रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा इनका। ठीक है, रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा। सपोज एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, या ऐसे बना लो, एक वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाइए। ड्रॉ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दिस वेक्टर, प्लीज ड्रॉ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बनाना है हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और बस डायगोनल बना दो। तो इसके पैरेलल एक ऐसे लाइन बना लो और इसके पैरेलल एक ऐसे लाइन बना लो। ठीक है, और फिर यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक वेक्टर इधर बना लो, एक वेक्टर ये। ड्रॉ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे बना लो। अब रिजल्टेंट बनाओ। तो अगेन पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसके पैरेलल हम एक लाइन इधर बनाएंगे, इसके पैरेलल ऐसे बना देंगे और ये रिजल्टेंट हो जाएगा। दिस इज रिजल्टेंट, ए वेक्टर बी वेक्टर उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग बना के रफ नोटबुक में बनाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त शूट आउट करेगा। ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लेके, मान लो आपके दिमाग में आ रहा कि सर मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और मान लीजिए दूसरा वेक्टर इधर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? बनाओ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अपने दिमाग से कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस निकालो। ठीक है, फिर आप जो देखोगे ना, जो दिमाग में शाइन होगा वो अलग शाइनिंग आएगी फिर। ओके, अब बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखिए सच बात बताएं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग शो कॉल्ड एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है ना, इट इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में आपको माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। ए वेक्टर में क्या ऐड करना है? माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है कि हमें कैसे करना है इनका रिजल्टेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाने के लिए आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाने के लिए इस तरह से आपको पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करना है? फिर इनका ये रिजल्टेंट बनाना है, फिर इनका ये रिजल्टेंट बना लेना है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल थीटा हो गया। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे बनाना है, यहां पे ध्यान दीजिए, ए वेक्टर में आपको किसे ऐड करना है, माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो पहले हम यहां पे माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होता है, दिस इज माइनस बी वेक्टर। तो ऐड करने के लिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करने के लिए आप इस तरह से पहले इधर बना लो, ये माइनस बी बना लिया आपने, दिस इज माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को आपको जोड़ देना है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को आपको जोड़ देना है। तो ए वेक्टर इधर हो गया, ये है ए वेक्टर, और इसमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ देना है। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये, बस इन्हीं को देखना है, ऊपर नहीं देखना है। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो अब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो समेशन होगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो समेशन होगा वो ये हो जाएगा, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इफ एंगल बिटवीन a vector and b vector is equal to theta, then angle between a vector and minus b vector is pi minus theta। ठीक है, पाई माइनस थीटा। और तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में हो गया ना, साइन का क्वाड्रेंट है, ये साइन का क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, इस वजह से वो कॉस का कॉस ही रहेगा 180 की वजह से, और क्योंकि ये क्वाड्रेंट है यहाँ पे साइन का, तो वो माइनस कॉस थीटा हो गया। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये किसका मैग्नीट्यूड है, अंडर रूट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ गया। तो एज सच देयर इज नो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इट इज एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन है ये। ओके, चलिए कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, इसमें 4 सवाल हैं छोटे छोटे। यहाँ पे बोल रहा है कि दो वेक्टर्स दे दिए आपको, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दो वेक्टर्स आपके सामने हैं। तो बोला कि भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कौन सा हो सकता है इन 4 में से, 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस दिए हैं, फटाफट निकाल लीजिए प्लीज, फाइंड एंड गेट योर आंसर रेडी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आपको समेशन करना है तो सबसे पहले आपको उन दोनों की टेल से टेल जोड़नी है। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें आप फॉलो करो। तो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो इसको शिफ्ट कर दो, पैरेलल शिफ्टिंग। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पे तो ये हो नहीं सकता, ये ऊपर जा रहा है ये जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुड बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर हो गया, थोड़ा सा मैं, हाँ ये ए वेक्टर हो गया, और माइनस बी वेक्टर मतलब इधर है, देखो माइनस बी वेक्टर थे, ये बी वेक्टर ऊपर है तो माइनस बी नीचे होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर यहाँ पर, ये डी ऑप्शन मुझे लग रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन, डी कुड बी द राइट आंसर। अच्छा और भी हो सकते हैं ए बी डी,
अच्छा ABD क्यों? क्योंकि अब मैग्नीट्यूड उसने बताया नहीं, देखो यहाँ पे है ना, मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं बोला इसने, अननोन मैग्नीट्यूड। अब कोई भी कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट इन इसके और इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, मतलब देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा हो गया ना तो रिजल्टेंट इसकी तरफ होगा, अगर ये थोड़ा सा बड़ा है तो रिजल्टेंट इधर हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ ऐसी सेटिंग बन जाए कि रिजल्टेंट वर्टिकल भी हो जाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं भागेगा। देखो जैसे ये इसने ऊपर भगा दिया ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ABD इसके करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहां पे हमारे पास हो गया A वेक्टर माइनस B वेक्टर। एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो डेफिनेटली यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। दिस एंगल इज एक्यूट, एक्यूट एंगल इज बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब बोल रहा है C वेक्टर इज एन अनदर वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ऊपर की तरफ, ये C वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, देन A वेक्टर माइनस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या होगा? तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या होगा भाई? A वेक्टर माइनस B वेक्टर देखो अपन ने, A वेक्टर ये है, A वेक्टर, A वेक्टर इधर है, और B वेक्टर इसका माइनस B वेक्टर इधर है, और C वेक्टर ऊपर आ रहा है, ये C वेक्टर है। A वेक्टर माइनस B वेक्टर और C, इन तीनों को ऐड कर दो, तो इन तीनों का जो एडिशन है देखो क्या हो सकता है। इन दोनों का एडिशन जो है, अगर इन दोनों का एडिशन अगर ऐसा रहा, A वेक्टर माइनस B वेक्टर अगर ऐसा रहा, तो इसमें ये जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो नल हो सकता है, ठीक है, नल हो सकता है। ये इसमें तो यार सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि अब अगेन मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से आपका जो रिजल्टेंट है वो कहीं भी आ सकता है ABCD में से, क्योंकि अब तीनों ही लड़ाई कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीतेगा वो खींच ले जाएगा रिजल्टेंट उसकी तरफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या होगा? तो हम सीधा सीधा लिख देंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, तो 4AB cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा यहाँ पे 0 हो गया, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू π/2। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, देखो ड्रॉ करके देखते हैं अपन, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो हमें पता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो है क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर विल बी, ये हो गया आपका A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या बन जाएगा? ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर है, राइट। और A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या बन जाएगा भाई? माइनस B वेक्टर ड्रॉ कर लो पहले, माइनस B वेक्टर आपका कौन सा है? ये माइनस B वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया? चलो ऐसे बना देते हैं, दिस इज माइनस B वेक्टर, माइनस B वेक्टर, ये B वेक्टर, ये A वेक्टर, A वेक्टर ये तो हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये माइनस B वेक्टर, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर कैसे बनेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट बना दो भाई, एक इधर एक इधर, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे? इनका रिजल्टेंट इस तरह से बन जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, क्योंकि ऊपर भी रेक्टेंगल बन रहा है, नीचे भी रेक्टेंगल बन रहा है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ भी होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ पे होगा। इस वजह से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला है कि अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या है? If A vector and B vector are the two non-zero vectors such that A vector plus B vector equal to A vector plus B vector by 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस होगा यहाँ पे,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये करेक्शन कर लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, और ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो दोनों के बीच में एंगल बताना है हमें। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो अच्छा a इक्वल टू 2b भी है, तो ए स्क्वायर जहां भी आ रहा है वहां पे मैं 2b रखता चला जा रहा हूँ, तो ये जाएगा 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह 2b इंटू बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रख दो 2b, तो ये जाएगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह 2b इंटू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, स्क्वायर किया ना दोनों तरफ हमने, ठीक है, ये हो गया। तो 5 बी स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, 5 माइनस 4 कॉस थीटा इंटू 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, तो 20 माइनस 16 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और 20 माइनस 5 15 इज इक्वल टू 20 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 20 और 3 बाई 4, 5 से कट रहा है ना, हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 बाई 4, cos inverse 3 by 4, theta is equal to cos inverse 3 by 4 will be the right answer, ठीक है, cos inverse 3 by 4 हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। बस मैग्नीट्यूड रखना है और जो भी उसने बोला उसको फॉलो कर देना, एक ही जगह 2 भी रख दो, ठीक है, तो सब जगह अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर ही दिया, 5b स्क्वायर हो गया तो 5 माइनस 4 कॉस थीटा, और ये 4 को इधर ले आए, ये 5 प्लस 4 कॉस थीटा, 20 माइनस 16 कॉस थीटा इक्वल टू 5 प्लस 4, ये 20 माइनस 5 15 और इधर हो गया आके 20, तो बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड इन द रेशियो 3:5, तो दो फोर्सेस हैं, तो मान लो एक F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3x है, और F2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 5x, ठीक है, ताकि रेशियो 3:5 हो जाए। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें 35 दे रहा है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे 60 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, थीटा दे रखा है, हाँ 60 डिग्री दे रखा है, तो cos 60 डिग्री डाल दो, 2ab cos 60 डिग्री, ठीक है, 2ab cos 60 डिग्री, ये हो गया। और r वेक्टर 35 है, ठीक है, तो इसको मैं 35 लिख देता हूँ अब यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू 35, रिजल्टेंट हमारा 35, तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कर दो, 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर cos 60 इज हाफ, cos 60 इज हाफ। अब देखो 35 के स्क्वायर को आप ऐसे कर सकते हो, 5 इंटू 5 25 और 4 3 जा 12, 1225, ठीक है, और ये हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, सो दिस इक्वल टू 49, है ना, तो इसको 35 इंटू 35 ही लिखा रहने दो यार, 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 49, 35 इंटू 35 इज इक्वल टू 49x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 49, x हो जाएगा 35/7, x की वैल्यू हो जाएगी 35/7,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्स, तो पहला फोर्स वेक्टर क्या होगा, पहला फोर्स वेक्टर हो जाएगा 3 इंटू 35/7, 105/7 न्यूटन, और दूसरा फोर्स वेक्टर हो जाएगा 5 इंटू 35/7, 175/7 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये दोनों। तो इनका रेशियो 3:5 दिया है, तो हमने क्या किया, F1 वेक्टर को 3x मान लिया, F2 वेक्टर को 5x मान लिया, और दोनों का रिजल्टेंट 35 है, तो 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ये कट गया। तो 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 34 हो गया। 35 इंटू 35 इक्वल टू 34 प्लस 15 49, तो 35 49 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 49, तो x आ गया 35/7। अब x जब 35/7 आ गया तो F1 में आप डाल दो, F2 में डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है वो c वेक्टर के बराबर है, इज इक्वल टू c वेक्टर, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, c का मैग्नीट्यूड दे दिया, तो एंगल पूछा है हमसे। तो इनका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं भाई, a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड c वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। सो दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू c। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा 3, b स्क्वायर भी 3 हो जाएगा, है ना, a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का भी रूट 3 है, और 2ab 2a इंटू बी यानी √3 इंटू √3, तो वापस से 3 हो गया, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर यानी 3 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, और 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस आप तो कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, जो आपको सिखाया है ना, इसने कहा ये बराबर है तो लिख लिया हमने। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला में आता है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा, ए बी की वैल्यू डाली और सॉल्व करते गए, थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, चलो करो। तो ध्यान से देखो, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स अगर यूनिट वेक्टर के बराबर ही है तो याद करिए हमारा स्पेशल केस 4, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में होता है, तो ऐसे केस में जो हमारा रिजल्टेंट है, तो 1 इधर होगा, 1 इधर होगा, और ये एंगल 120 डिग्री होगा, तभी जाके ये रिजल्टेंट 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 120 डिग्री है। तो अब ये बोल रहा है कि भैया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos 120 डिग्री। ठीक है, तो ए स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया, माइनस 2 1 इंटू 1 और cos 120 हो गया माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया, ये देखो √3 आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, √3 इज द करेक्ट आंसर, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हालांकि इसमें कोई वेक्टर समेशन यूज नहीं हो रहा है, बस ये सिंपल सा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था ना अपन ने पिछली, उसी का है ये। ठीक है, इसमें कोई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, प्लीज ट्राई। तो यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि भैया ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप है, और बी वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे z एक्सिस के अलोंग चाहिए, z एक्सिस। तो पहले ए वेक्टर, द वेक्टर विच मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ, तो पहले दोनों का सम कर लेते हैं, दोनों का सम करेंगे तो आएगा 2i प्लस के कैप। ठीक है,
2i प्लस के कैप। अब इसमें मुझे एक वेक्टर जोड़ना है जो कि रिजल्टेंट हमें केवल और केवल z एक्सिस में देगा, यानी कि ये जो 2i है ना, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर में मैं अगर c वेक्टर जोड़ रहा हूं, यानी 2i प्लस के में मैं एक एडिशनल वेक्टर जोड़ रहा हूं ताकि रिजल्टेंट में मुझे केवल k कैप मिलना चाहिए, रिजल्टेंट में मुझे k कैप मिलना चाहिए, ओनली k कैप, ओनली कोफिशिएंट ऑफ k कैप। तो k कैप का कोफिशिएंट हमें तभी मिलेगा जब ये 2i कैप कैंसिल आउट होगा। तो 2i कैप को कैंसिल आउट करने के लिए सी वेक्टर में -2i कैप का होना बहुत जरूरी है। तो सी वेक्टर में -2i होना चाहिए, तो ये -2i नहीं है, यहां भी -2i नहीं है, इसमें भी -2i नहीं है, यहां पे -2i है। तो अगर इस वेक्टर को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो -2i और -2i कट जाएगा और केवल k कैप बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2i। तो इस तरह से लॉजिक बढ़ा के हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेक्टर का एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एज सच देयर इज नथिंग सो कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, बट इट इज एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है। दोनों के मैग्नीट्यूड हमने देख ली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। इससे रिलेटेड संबंधित बहुत सारे सवाल भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। बढ़िया से आप रिवीजन करो, डेरिवेशन करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अगर वो डेरिवेशन आपको आता है ना, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। ओके, चलिए अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट।